Simple present tense, I've written everything on the board regarding the tense. Its explanation also and the sentence structure also. And we have so many examples also on the right hand side of the board. Okay. But step by step explanation of each and every tense is very, very important for us. So, firstly, let me tell you one thing. The first tense that we are studying, simple present tense, okay, it is regarded as the most important tense of all. सारे टेंसेस में से सिंपल प्रेजेंट टेंस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेंस समझा जाता है. ओके, सिंपली बिकॉज ऑफ द रीजन दैट इट इज यूज्ड मोर एज कंपेयर टू द अदर टेंसेस. दैट्स व्हाई. ठीक है, कोई भी लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं, सिर्फ इंग्लिश की नहीं है, हिंदी है या गुजराती है, एंड फॉर दैट मैटर एनी ऑफ द रीजनल लैंग्वेजेस. ओके, इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का सबसे ज्यादा उपयोग होता है एंड देयरफॉर इट इज रिगार्डेड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंसेस ऑफ ऑल द टेंसेस. ओके, और सबसे ज्यादा इसका उपयोग इसलिए होता है बिकॉज इट हैज मल्टीपल यूसेजेस. एज यू कैन सी देयर आर न्यूमरस यूसेजेस. प्राइमरीली ऐसा होता है कि कोई भी टेंस का अगर हम स्टडी करते हैं तो उसका एक मेन यूसेज होता है. ठीक है, जैसे कि अगर हम सिंपल पास्ट टेंस की चर्चा करेंगे तो आपको जानने को मिलेगा उसमें कि सिंपल पास्ट टेंस इज बेसिकली यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट. दैट इज ऑल. बट एज फार एज सिंपल प्रेजेंट टेंस इज कंसर्न्ड, it is used more as compared to the other tenses, and it is used more because of the reason that we have multiple usages. एक से ज्यादा उसके उपयोग हैं, इसलिए उसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है. तो समझेंगे उसके यूसेजेस कौन कौन से हैं. सबसे पहला उसका यूसेज है, इट बेसिकली डिस्क्राइब्स डेली, हैबिचुअल और रेगुलर एक्शंस. ऐसी क्रियाएं जो या तो हर रोज होती है या कुछ कुछ समय के अंतराल में रेगुलरली होती है, या तो कोई ऐसी भी एक्शंस होती है जिनको हम हैबिचुअल एक्शंस भी कह सकते हैं. मान लो कि हम हिंदी में या गुजराती में ऐसे बोलते रहते हैं कि मैं हर रोज 5:30 बजे उठता हूँ, या तो हूँ रोज सवारे 5:30 वागे उठूं છું गुजराती में આપણે. सो ये एक रोज की जो क्रिया है जो लाइक फिक्स एक ही समय पे होती है, दे आर नोन एज हैबिचुअल एक्शंस. तो ऐसी क्रियाओं को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में डिस्क्राइब करते हैं. द सेम एक्शन, द सेम एग्जांपल व्हिच आई गिव इन हिंदी एंड गुजराती आल्सो. ओके, उसको इंग्लिश में इस तरह से ट्रांसलेट करते हैं कि आई ऑलवेज वेक अप एट 5:30 AM और एल्स आई वेक अप एट 5:30 AM डेली. इस तरह से हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं. सो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ अ सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, ज्यादा एग्जांपल हम बाद में उसकी चर्चा हम करेंगे. सेकेंड यूसेज है वो है यूनिवर्सल ट्रूथ और जनरल फैक्ट. So simple present tense is used to describe universal truth and general fact. ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ और जनरल फैक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग होता है. यूनिवर्सल ट्रूथ और जनरल फैक्ट में क्या फर्क है वो अब मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा. बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा क्योंकि काफी स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ और जनरल फैक्ट बेसिकली एक ही होते हैं. ऐसा नहीं है. Universal truth is a kind of phenomenon that we can term it as a natural occurrence. एक ऐसी घटना जो है वो कुदरती है जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. मान लो कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, इसके ऊपर से आपको ज्यादा क्लियर होगा. Yes, if you have a look at the fifth example over here, the sun rises in the east. अब ये सेंटेंस को पढ़ के ही हमें पता चल जाता है कि ये एक नेचुरल फिनोमिनन है जिसके ऊपर हमारा ह्यूमंस का कोई कंट्रोल नहीं होता है. ठीक है, कि सूर्य जो है वो पूर्व में उगता है. सूर्य पूर्व में उगे छे આપણે ગુજરાતીમાં અગર બોલીએ તો, અને જો અગર ઇંગ્લિશમાં કહેવું હોય તો the sun rises in the east, the sun sets in the west, that also we can call it. okay, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ का एग्जांपल है. मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूं कि this example relates to universal truth. Okay, कुदरती घटना है. The
sun sets in the west. It's the second example. The moon revolves around the earth. Another example. Okay, and the earth moves around the sun. That way also we can speak. These are some of the examples of universal truth. Okay, general fact की अगर हम बात करें तो those are such actions which we can call them, we can term them as the kind of formulas, okay, or else the scientific discoveries, inventions. Okay, उसका यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है, वो लाइक इंसान का एक डिस्कवर किया हुआ है, तो इन्वेंट किया हुआ एक थ्योरी होता है जिसको हम जनरल फैक्ट कह सकते हैं. ओके, सिक्स्थ एग्जांपल है, as you can see over here, water boils at 100 डिग्री सेल्सियस. खास करके 9th और 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स ये ऑलरेडी साइंस में पढ़ चुके होंगे कि ये फॉर्मूला है जो हमने डिस्कवर किया है. ठीक है, कि पानी जो है वो 100 डिग्री तापमान पे उबलता है. So the similar thing we can speak in English by saying this: water boils at 100 डिग्री सेल्सियस. तो ये जनरल फैक्ट है, इसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं कह सकते क्योंकि ये कुदरती घटना नहीं है. Some kind of process has to be applied, okay, in order to get the result. ठीक है, तो वैसी घटना को हम जनरल फैक्ट कह सकते हैं. Right? So the first usage is to describe daily or habitual or regular action, and the second usage is to describe universal truth or general facts. Okay? तीसरा उसका उपयोग है proverbs. Proverbs यानी कहावतें. जो कहावत होती है उसको हम proverb कहते हैं. तो all the proverbs are written or all the proverbs are spoken in सिंपल प्रेजेंट टेंस only. कोई भी लैंग्वेज, कोई दूसरी लैंग्वेज है तो उसमें भी प्रोवर्ब जो होती है वो वर्तमान काल में होती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है, दूसरा कोई टेंस उसमें नहीं होता है. All's well that ends well. Okay, early bird catches the worm. Honesty is the best policy. These are some of the examples of proverbs which prove that the proverbs are always written by using the simple present tense only. ठीक है, तो वो उसका तीसरा उपयोग था. And the fourth and the very important usage of simple present tense is to describe the schedules. Any action that is a part of the fixed timetable. कोई भी क्रिया जो कि फिक्स टाइम टेबल का एक हिस्सा है, और खास करके स्केड्यूल्स यानी कि बस, ट्रेन और फ्लाइट स्केड्यूल्स जो होते हैं, बस का टाइम टेबल जो होता है, ट्रेन स्केड्यूल या फ्लाइट स्केड्यूल, दे आर ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द फिक्स टाइम टेबल. उसका कोई भी फ्लाइट का या तो कोई भी ट्रेन का आने का जाने का जो समय होता है जनरली फिक्स होता है. In unforeseen circumstances that can be changeable, but otherwise these schedules are fixed. Okay, तो इसलिए उसको भी हम जनरली सिंपल प्रेजेंट टेंस में डिस्क्राइब कर सकते हैं. या तो सिर्फ यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की स्केड्यूल की बात नहीं है, मैंने आपको आगे भी बताया कि एनी एक्शन विच इज अ पार्ट ऑफ द फिक्स टाइम टेबल, तो उसको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में कह सकते हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल द केमिस्ट्री लेक्चर स्टार्ट्स एट 11:30 AM. ठीक है, केमिस्ट्री लेक्चर जो है वो 11:30 को शुरू होगा. अब ये होगा, अब हम ऐसा बोलते हैं तो वैसे फ्यूचर की बात हो जाती है. वैसे देखा जाए तो ये एक्शन जो है वो अभी नहीं हो रही है. इट इज अ काइंड ऑफ एन एक्शन विच इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, बट बिकॉज ऑफ द रीजन दैट इट इज द पार्ट ऑफ अ फिक्स्ड टाइम टेबल, वी हैव टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस ओवर हियर. ठीक है, ये एक फिक्स टाइम टेबल का हिस्सा है, उसका टाइम जो है वो पहले से तय है और रेगुलरली वही टाइम पे वो होती है वो एक्शन. एंड देयरफॉर वी कैन से दैट the chemistry lecture starts at 11:30 AM. हम जनरली ऐसा नहीं बोलते हैं कि chemistry lecture will start at 11:30 AM. हालांकि काफी लोग इसमें बोलते हैं और वो गलत भी नहीं है, लेकिन रूल्स को फॉलो करने की अगर बात है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसको ज्यादा बोला जाता है और वो ज्यादा मुनासिब समझा जाता है.
So any action that is part of a fixed timetable or schedule, for that also we can use simple present tense. Okay, तो ये सारे उसके usages हैं, and now we are going to discuss about the structures. सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उसका फॉर्मेशन या तो सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है उसकी अब हम डिटेल में चर्चा करेंगे। बहुत ही गौर से आपको देखना है, मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा ही है। जनरली इन द स्टडीज ऑफ द टेंसेस वी आर गोइंग टू स्टडी द 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स फॉर द सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले होगा पॉजिटिव सेंटेंसेस, एंड देन वी विल सी अबाउट द नेगेटिव सेंटेंसेस, and we will also see the structures of questions, और उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। क्वेश्चन को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो हम देखते हैं। एक इस तरह से लिखा है जिसको देख के आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि कोई साइंटिफिक फॉर्मूला लिखी गई है, केमिस्ट्री की कोई साइंटिफिक फॉर्मूला लिखी ऐसा दिखता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जस्ट फॉर यू नो इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर्स आई हैव रिटन इन दिस वे, और सेंटेंस के हर एक कंपोनेंट का मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा अभी आपको। कि सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW that stands for other words, OW that stands for other words। अब हर एक चीज का क्या मतलब होता है शायद आपको पता ही होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको वन बाय वन में एक्सप्लेन करता हूं कि सब्जेक्ट जो होता है जिसको हिंदी या गुजराती या ओरिजिनल लैंग्वेज में कर्ता कहा जाता है। ओके, कर्ता सब्जेक्ट, समथिंग और समवन हु डज द एक्शन, दैट इज नोन एज सब्जेक्ट। ओके, ऐसा एक जनरल अंडरस्टैंडिंग लोगों के दिमाग में है, लेकिन वो गलत है। I'm clearly telling you that it is absolutely a wrong understanding regarding subject, or it's a wrong concept। ठीक है, या तो फिर वो आधा अधूरा कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं। शायद आपको पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको वापस बता रहा हूं कि सब्जेक्ट इज समथिंग और समवन अबाउट विच समथिंग इज सेड, जिसके बारे में बात की गई है सेंटेंस में, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट एक्शन करता ही है, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जिसके बारे में बात की गई है वो एक शब्द या तो शब्दों का समूह, जिसको हम फ्रेज कहते हैं इंग्लिश में, उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, अब वेरियस एग्जांपल्स आई कैन गिव कि I teach English at Radiant School of Science। ठीक है, वापिस ये सेंटेंस में बोल रहा हूं, I teach English at Radiant School of Science। तो इसमें I जो है वो सब्जेक्ट है, I यानी कि मैं, तो मैं मेरे बारे में बात कर रहा हूं। यहाँ पे मैं एक्शन कर रहा हूं, लेकिन सारे सेंटेंसेस ऐसे नहीं होते हैं जिसमें सब्जेक्ट हमेशा एक्शन करता ही है। इट्स नॉट लाइक दैट। गांधीनगर इज द कैपिटल सिटी ऑफ गुजरात, अगर हम ऐसा बोलते हैं तो गांधीनगर इज द सब्जेक्ट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट गांधीनगर, एंड गांधीनगर इज नॉट डूइंग एनी एक्शन इन दैट सेंटेंस। ओके, तो गांधीनगर उस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ हम गांधीनगर के बारे में जरूर बोल रहे हैं, इसलिए गांधीनगर उसमें सब। सो द प्रॉपर conceptual understanding about the subject is that subject वो होता है जिसके बारे में कुछ बात कर रहे हैं। Subject is something or someone about which something is said, वो subject का explanation है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अब क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब आता है, वर्ब V1। अगर आपको याद है तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कोई भी एक्शन वर्ब होता है, ठीक है, उसके 3 मेन फॉर्म्स होते हैं, V1, V2 एंड V3। V1 generally denotes the base form of the verb, the present tense of the verb. Go है for example, go, went, gone, so V1, V2, V3, जिसमें से go जो है that is the base form, went जो है वो उसका V2 फॉर्म है, जो कि past tense हम उसको कह सकते हैं, and gone
is V3 that is a past participle of the same verb. ठीक है, तो क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस इसलिए वर्ब का हमें बेस फॉर्म प्रेजेंट टेंस फॉर्म यूज करना है। और बहुत खास मैं आपको कहना चाहूंगा कि सारे टेंसेस की जो हम चर्चा कर रहे हैं उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो एक्शन वर्ब्स को ध्यान में रखते हुए मैं आपको दूंगा। ओके, एक्शन वर्ब्स, ऐसा जरूरी नहीं कि सभी सेंटेंस में एक्शन वर्ब आएंगे ही आएंगे, लेकिन टेंस को आइडेंटिफाई करने का तरीका जो है वो एक्शन वर्ब को स्टडी करेंगे तो आपको ज्यादा इजी रहता है। कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें एक्शन वर्ब्स नहीं होते, लेकिन उसकी अलग से मैं आपको बताऊंगा जो कि बहुत इजी है। ओके, सम सेंटेंसेस डू नॉट हैव द एक्शन वर्ब्स, बट वी आर गोइंग टू फोकस मोर on only those sentences in which the action verb is there. Okay, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर एक्शन वर्ब वाला सेंटेंस है तो उसमें बेस फॉर्म ऑफ द एक्शन, ओके, यानी कि प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज गोइंग टू बी रिटन, जिसको हम V1 कह सकते हैं। Then after, immediately after that, we will have object. ऑब्जेक्ट यानी कि देसी लैंग्वेज में हम उसको कर्म कह सकते हैं, जैसे इसको हम कर्ता कहते हैं वैसे ऑब्जेक्ट को हम कर्म कहेंगे। कर्म उसका एक्सप्लेनेशन बहुत इजी है, जिसके ऊपर एक्शन होता है या तो एक्शन का असर जिसके ऊपर होता है उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ऑब्जेक्ट इज समथिंग और समवन अपॉन विच द एक्शन और द इफेक्ट ऑफ द एक्शन टेक्स प्लेस। बहुत इजी है, ठीक है। तो एक्शन का असर जिसके ऊपर होता है वो इंसान हो या तो कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। सो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लास्ट में अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स यानी कि बाकी सारे जो वर्ड्स होते हैं उसको हम अदर वर्ड्स कहेंगे, लेकिन इसका भी एक प्रॉपर क्राइटेरिया है। जनरली टाइम और प्लेस ऑफ द एक्शन, ये सब सेंटेंस में पीछे आता है। इंग्लिश के सेंटेंस में जनरली टाइम और द प्लेस ऑफ द एक्शन, लेट्स से फॉर एग्जांपल 8 o'clock in the evening, at the gate, at the railway station, in the office. These are the words or the phrases denoting time or the place of the action. वो सेंटेंस में हमेशा आखिर में आता है, ओके। लेकिन जनरल कॉन्सेप्चुअल वे में अगर हमें लिखना है तो OW हम लिखेंगे, OW स्टैंड्स फॉर अदर वर्ड्स, ओके। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट उसका स्थान वही है, लेकिन एक चीज उसमें ऐड होती है, डू या डज, ओके। दे आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब्स। डू और डज सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स का डेफिनेशन भी मैंने आपको क्लियर किया था पहले, लेकिन वापस आपको रिमाइंड करा दूं। हेल्पिंग वर्ब्स आर दोस काइंड ऑफ वर्ब्स व्हिच हेल्प अस टू मेक द सेंटेंस। They do not have any specific translation for that matter, but they just help us to make the sentence. इसलिए उसको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, उसका कोई ट्रांसलेशन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो डू और डज इस्तेमाल करते हैं, डू या तो डज, दोनों साथ में नहीं होते, या तो डू होता है या तो डज होता है, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, ठीक है। वो होता है सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद ऑब्वियसली हम, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हम नॉट इस्तेमाल करते हैं। And then do not or does not is followed with V1, which is the base form of the verb, okay, then object, and then other words we have. Okay, moving on. Questions यानी कि interrogative sentences. अब याद रखना है आपको हमेशा, questions हमेशा दो टाइप के होते हैं, okay? दो टाइप में से सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन होता है यस नो क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर या तो हाँ या तो ना में आता है, ओके, जिसको हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं। तो वैसे क्वेश्चन की शुरुआत यहां से होती है, ओके। यस नो क्वेश्चन बेसिकली स्टार्ट विथ डू और डज,
ओके, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखे हैं एग्जाम्पल्स, उसके आपको ज्यादा क्लियर होगा। डू यू लिव हियर, यस या नो। ओके, डू यू लिव हियर, क्या आप यहां पे रहते हैं? तो दो ही पॉसिबिलिटी है उसके आंसर में, या तो यस या तो फिर नो। ओके, सो डू और डैश प्लस सब्जेक्ट, ओके, एंड देन V1 base form of the verb, and then object अगर वो है तो, and then other words, and the question ends with a question mark, interrogative mark भी उसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया जिसका आंसर यस या नो में आता है, जिसको हम सिंपल क्वेश्चन भी कह सकते हैं। लेकिन सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होते जिसका आंसर यस या नो में ही आए। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जहां पे WH वर्ड लगता है, WH प्रोनाउन जिसको हम कह सकते हैं, what, where, when, why, whom, whose, which, how long, how far, how much, okay, ये सारे WH वर्ड क्वेश्चन में आगे लगते हैं। तो वैसे क्वेश्चन में आंसर यस नो नहीं आता है, we need to provide some bit of information as an answer for such questions, okay। उसका भी एग्जाम्पल यहाँ पे है, आप देख सकते हो। हाँ, ये where do you live, okay, मैंने आगे आपको एग्जाम्पल दिया था, do you live here, तो you can give the answer yes या no, okay। but in case if somebody asks you थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ट्विस्ट करके कि where do you live, आप कहाँ पे रहते हो, you can't say yes, you can't say no, you need to provide at least an information, a piece of information in a word or a phrase or in a sentence. I live in Gandhinagar, for example. I live in Ahmedabad, okay. I live in sector 17 Gandhinagar. ऐसा कुछ informative phrase आपके आंसर में होना जरूरी है. So such kind of questions are known as WH questions. So in such case where the WH question is there, okay, we just need to use that WH word, what, where, when, why, how much, how far, how many, ये सब आपको ऐड करना होता है आगे, okay. बाकी का स्ट्रक्चर सेम रहता है, and then question ends with a question mark. Remember always, in case of the study of grammar for any language, सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं, कोई भी भाषा के ग्रामर को जब हम पढ़ाई करते हैं तो पंक्चुएशन मार्क्स और स्पेलिंग्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. और एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो पंक्चुएशन मार्क्स और स्पेलिंग्स के भी मार्क्स कटते हैं. सो बी वेरी केयरफुल अबाउट यूजिंग द पंक्चुएशन मार्क्स, स्पेलिंग्स, and apart from that maintain a good handwriting also. Neat and clean good handwriting, the rightful presentation of your content will fetch you the maximum number of marks, right? तो ये sentence structure की भी बात होगी. Now we are going to study some examples which are relevant to simple present tense. ठीक है, जो मैंने usages आपको बताया और उसके बाद हमने जो sentence structure पढ़ा, ठीक है, उसको जस्टिफाई करने के लिए एग्जाम्पल्स मैंने बोर्ड की राइट हैंड साइड पे लिखे हैं. वो एग्जाम्पल पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज खास करके बता दूं कि many students feel that the study of English grammar is a little bit boring. ऐसा उनको ग्रामर बोरिंग लगता है, ऐसा उनको फील होता है, ठीक है. वो बोरिंग इसलिए लगता है बिकॉज they tend to study grammar by rules only. वो सिर्फ ग्रामर के रूल्स को याद करने की कोशिश करते हैं. ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, रूल्स जो है ग्रामर के, कोई भी लैंग्वेज का ग्रामर हो, हजारों रूल्स, ओके, एंड इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी ग्रामर ओनली बाय द रूल्स. इन ऑर्डर टू जस्टिफाई द रूल्स वी मस्ट स्टडी द एग्जाम्पल्स ऑल्सो. अगर रूल्स को जस्टिफाई करने के लिए जितने हो सके उतने ज्यादा एग्जाम्पल अगर हम स्टडी करेंगे, ठीक है, तो ग्रामर बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा और साथ में याद भी, कोई भी कंटेंट हमें याद भी जल्दी हो जाएगी. बिकॉज दैट इज द वे आई हैव स्टडीड ग्रामर माई सेल्फ. मैं खुद ग्रामर को इस तरह से पढ़ा हूं और मुझे पढ़ने में बहुत मजा आता था. वाई? बिकॉज आई ऑलवेज अप्लाइड द थ्योरी ऑफ कन्वर्टिंग द रूल्स इनटू प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स. जो कोई भी रूल मुझे पढ़ाया जाता था, कोई भी रूल, सिर्फ टेंसेस की बात नहीं है, ग्रामर के दूसरे भी टॉपिक्स आएंगे, लेकिन वो रूल्स को जस्टिफाई करने के लिए
एग्जाम्पल्स बनाना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल्स थोड़े बहुत अपने टीचर्स के पास से आप स्टडी करोगे, बुक्स में से स्टडी करोगे, और 4-5 एग्जाम्पल आप खुद के बनाओगे, तो आई कैन गिव यू द गारंटी दैट द पर्टिकुलर रूल दैट यू आर स्टडीइंग विल बी फिक्स्ड इन योर माइंड फॉरएवर। जैसे कि आप अभी देख सकते हो कि मैं बिना देखे, मैं लाइक अपने फ्लो में, अपने तरीके से मैं आपको ये टेंस पढ़ा रहा हूं, मुझे कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वो उसी चीज का नतीजा है कि जब से मैं पढ़ा हूं तो ये प्रैक्टिकल सेंस से मैं पढ़ा। ओके, मुझे पढ़ाया गया, मुझे एक्सप्लेन किया गया, डेफिनेशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर मुझे पढ़ाया गया, एंड देन आफ्टर एग्जांपल्स भी दिए गए टीचर्स के द्वारा, एंड देन आफ्टर आई टेंड टू मेक द एग्जांपल्स ऑफ माय ओन। मैं खुद अपने एग्जांपल्स बनाता था, ठीक है, इसलिए मुझे ये चीज फॉरएवर याद रहेगी। ओके, आपको भी वही करना है, क्योंकि जब तक आप पढ़ाई करोगे ग्रामर तो आने ही वाला है, उससे कोई छुटकारा नहीं होने वाला है। ओके, जस्ट एज अ जनरल कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं पढ़ाई का, कि मान लो कि आपको साइंस का स्टडी राज नहीं आता है, तो आप लाइन अपनी चेंज कर सकते हो, कॉमर्स में जा सकते हो, आर्ट्स में जा सकते हो। ओके, वो भी लाइन चेंज करके वो कहीं और जा सकते हो। स्कूल से निकल के आप कॉलेज में जाओगे, कॉलेज से भी हायर लेवल का स्टडी करने के लिए आप यूनिवर्सिटी या पोस्ट ग्रेजुएशन का स्टडी करोगे, मास्टर्स का स्टडी करोगे। डिस्टेंस लर्निंग भी अगर आप करोगे तो इंग्लिश तो आएगा ही आएगा, उससे कोई छुटकारा नहीं होने वाला। एंड फॉर एज लॉन्ग एज यू आर गोइंग टू स्टडी, द ग्रामर विल आल्सो बी ऑलवेज बी देयर। यही सब ग्रामर होता है, लेकिन वो होता जरूर है, ठीक है। सो ग्रामर को पढ़ने का बेस्ट तरीका और उसको इंटरेस्टिंग बनाने का जो बेस्ट तरीका वही है कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स स्टडी करो रूल्स के साथ साथ, और वो स्टडी करने के बाद अपने एग्जाम्पल्स भी खुद बनाओ। यही एग्जाम्पल्स को फॉलो करते हुए ये जब लेक्चर आप देख लोगे, वीडियो लेक्चर जब खत्म हो जाए, उसके बाद आई वुड स्ट्रांगली एडवाइस यू टू मेक योर ओन एग्जाम्पल्स, एटलीस्ट 5 of each category. Okay, positive sentences के 5 examples, and then negative sentences 5 examples of yes no questions, and then 5 examples of WH questions. This way, in case if you are able to make 15 to 20 examples of your own, then this content will be permanently fixed in your mind. You will never ever forget. I can give you the guarantee of that. तो आइए पढ़ते हैं examples, ठीक है। हमें सबसे पहला एग्जाम्पल है, we play cricket daily. ओके, we जो कि सब्जेक्ट है, play is V1, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, डेली को हम अदर वर्ड्स में कहेंगे। सिंपल एग्जाम्पल, एक रेगुलर एक्शन का एग्जाम्पल, जैसे the first sentence is actually an example of a regular or habitual action also you can call it. हम लोग हर रोज क्रिकेट खेलते हैं, तो ये हैबिचुअल एक्शन है, ठीक है। और जहां जहां पे भी मैं आपके सामने एक चीज करके, जहां जहां पे भी एक्शन वर्ब्स है, वहां पे सबसे पहले हम लोग अंडरलाइन कर देंगे ऑल ऑफ देम आर V1। ओके, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एग्जाम्पल तक कर दिया, और उसके बाद फिफ्थ एग्जाम्पल। And while doing that, we will keep on reading examples. Also, second example is my grandmother goes to the temple every morning. ये भी डेली, रेगुलर या हैबिचुअल एक्शन, तीनों कैटेगरी में एक्शन आती है कि my grandmother goes to the temple every morning. Okay. Now here you should remember about one fact कि यहाँ पे go के पीछे es लगा है actually. So some verbs in simple present tense takes s or es after it. ऐसा तब होता है जब सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। ओके, आप बहुत ही प्राइमरी लेवल पे ये चीज पढ़े होंगे कि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर एंड प्लूरल, ऐसे उसकी कैटेगरी क्लासिफिकेशन होता है, जिसमें पढ़ा होगा आपने कि फर्स्ट पर्सन में आई आता है और वी आता है, सिंगुलर में आई आता है, प्लूरल में भी आता है, ठीक है। सिंगुलर यानी एक वचन और प्लूरल यानी बहुवचन होता है। सेकेंड पर्सन जो होता है वो सिंगुलर में भी यूज होता है, प्लूरल में भी यूं ही होता है, लेकिन थर्ड पर्सन में वेरिएशन काफी है। ओके, थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, शी, इट,
या तो किसी भी चीज का या किसी भी व्यक्ति का नाम सिंगुलर में, ओके, और प्लूरल में दे होता है। तो जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला अगर प्रोनाउन है, ठीक है, या तो सब्जेक्ट कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब के पीछे एस या ईएस लगता है। सो वी कैनॉट से माय ग्रैंडमदर गो, वो रॉन्ग है। माय ग्रैंडमदर क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए माय ग्रैंडमदर गोज इस तरह से बोला जाता है। ओके, सो माय ग्रैंडमदर गोज टू द टेंपल एवरी मॉर्निंग, दैट इज अगेन अ हैबिचुअल एक्शन, an example of habitual action. And the third example is she goes to the church on every Sunday. Okay, ये भी कुछ लगभग वैसा ही एग्जाम्पल है, डेली लेवल पे नहीं होती, लेकिन रेगुलर एक्शन इसको जरूर कह सकते हैं, बिकॉज द एक्शन हैपेंस ऑन एवरी संडे। ठीक है, एक हफ्ते के अंतराल में ये एक्शन होती है, तो दिस कैन आल्सो बी टर्म्ड एज अ रेगुलर एक्शन। शी गोज, वापस ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए वर्ब के पीछे वापस ईएस लगा। शी गो, ऐसा हम नहीं कह सकते, शी गोज। ओके, दैट्स इट। फोर्थ एग्जांपल आल्सो हैज द सेम थिंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट एंड द वर्ब टेक्स एस आफ्टर। ही कम्स हियर वेरी ऑफ्टन, वो यहां पे कई बार आता है, ये इसका ट्रांसलेशन है। ओके, ही कम्स हियर वेरी ऑफ्टन, अगर बहुत कम आता है ऐसा अगर आपको बोलना है, तो he comes here rarely। ठीक है, कोई कोई बार आता है, तो you can say he comes here occasionally। ओके, बार बार आता है तो आप कह सकते हैं he comes here frequently। There can be range of words depending on the situation which you can use। ओके, फिर ये एग्जांपल मैं आपको बता चुका, the sun rises in the east, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ का एग्जांपल है। The water boils at 100 डिग्री सेल्सियस, इसमें भी ये वर्ब है। ठीक है, दोनों एग्जांपल में द सन और वाटर दोनों एक्चुअली थर्ड पर्सन सिंगुलर के कैटेगरी में आते हैं सब्जेक्ट्स, इसलिए वर्ब के पीछे एस या ईएस लगता है। ओके, नाउ seventh example, the next train to Delhi leaves at 8:30 p.m. from platform number 7। ओके, यहाँ पे वर्ब कौन सा है, मैंने अंडरलाइन नहीं किया है, अभी लिख देता हूं। ओके, द नेक्स्ट ट्रेन टू दिल्ली लीव्स, सो नेक्स्ट ट्रेन टू दिल्ली इज द सब्जेक्ट। ओके, कई बार सब्जेक्ट जो है वो लंबा चौड़ा भी होता है, जिसमें 4, 5, 6 उससे भी ज्यादा वर्ड्स आ जाते हैं। द नेक्स्ट ट्रेन टू दिल्ली, आप देख सकते हो यहाँ पे 5 वर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर का सब्जेक्ट है। कौन से वर्ड को सब्जेक्ट हम कह सकते हैं? अगर इस बात पे अगर आप कंफ्यूज होते हो तो एक हिंट मैं देता हूं। वर्ब्स के आने से पहले, मेन वर्ब के आने से पहले जो कुछ भी लिखा है लेफ्ट हैंड साइड, वो सब्जेक्ट। इट्स वेरी इजी वे टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, क्योंकि सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा तभी वर्ब आएगा। ओके, वर्ब से पहले तो सब्जेक्ट ही होता है और कुछ नहीं होता है। ओके, सो इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई द नेक्स्ट ट्रेन टू दिल्ली इज द सब्जेक्ट and third person singular है इसलिए leaves। The next train to Delhi leaves at 8:30 p.m. From platform number 7। Right, तो ये schedule का part of the fixed schedule regarding the train schedule, उसका एग्जाम्पल है। We do not play indoor games, ये नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। आप देख सकते हो हेल्पिंग वर्ब डू इसमें यूज हुआ है, नीचे वाले एग्जांपल में भी हेल्पिंग वर्ब डू यूज हुआ है, मेन वर्ब प्ले। ठीक है, इंडोर गेम्स ऑब्जेक्ट। ओके, इंडोर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स ऑप्शनल होते हैं, वो कई बार होते हैं कई बार नहीं भी होते हैं, बट द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इज ऑलवेज देयर। ओके, सो वी डू नॉट प्ले इंडोर गेम्स इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। Similarly, my father does not drink tea, again is an example of a negative sentence, जिसमें drink जो है वो V1 है, वो verb है। Okay, then we have a couple of examples of yes no questions। आगे मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, लेकिन वापस मैं आपको बताऊंगा। Do you live here? Answer is either yes or no। अगर इसका सही ढंग से आंसर देना है तो आप ये कह सकते हैं
Do you live here? Answer is yes I do or else no I don't. ऐसे आप आंसर दे सकते हो, ठीक है. Does he know you? क्या वो आपको जानता है? Yes he does or else no he doesn't. That way you can answer. इसमें भी वही रूल है जो मैं आपको आगे बताया कि वर्ब के पीछे एस और एस लगता है जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है सब्जेक्ट, तब तो उसी हिसाब से कि जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो डू नहीं लेकिन डज इस्तेमाल होता है. ओके, और इसीलिए यहाँ पे ही के साथ डज आया. और ये एग्जांपल जो नेगेटिव एग्जांपल था उसमें भी माय फादर क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर थे उनके साथ डज है, उनके साथ डू नहीं है. सो व्हेनेवर in negative sentence or in interrogative sentences, if you find that the subject is of third person singular, then you have to make use of does, not do. ठीक है, do का इस्तेमाल वहां पे नहीं करना है. थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको does का उपयोग करना है. ओके, लास्ट में एग्जांपल्स जो यस नो क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है या तो उसको हम WH क्वेश्चन भी कह सकते हैं. फॉर एग्जांपल 30th एग्जांपल, वेयर डू यू लिव. ओके, इसमें वर्ब ये है. ओके, यहाँ पे एक्चुअली नो वर्ब है, यहाँ पे लिव वर्ब है, यहाँ पे लिव मेन वर्ब है, ठीक है, और यहाँ पे लास्ट एग्जांपल में गो जो है वो मेन वर्ब है. सो वेयर डू यू लिव, we can't say yes or no, we need to provide an answer in a sentence. I live in Ahmedabad, for example. ठीक है, and the last example is 14th example. Okay, how do you go to school? In what manner you go to school? किस तरह से आप स्कूल में जाते हो? You can say I go to school by bus, I go to school on foot. Okay, I go to school by auto rickshaw, etc. Can be your answers. ओके, तो यहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्टडी करना हो जाता है. ठीक है, लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं लास्ट में जाते जाते कि जितना भी हमने स्टडी किया, जितने भी हमने एग्जांपल्स देखे, उस सारे एग्जांपल में मैंने सबसे अंडरलाइन किए एक्शन वर्ब जहां पे थे, सभी एग्जांपल में एक्शन वर्ब. ठीक है, लेकिन आपको याद होगा, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि कुछ एग्जांपल ऐसे भी होते हैं जहां पे एक्शन वर्ब नहीं होता है. ठीक है, तो उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में जहां पे एक्शन वर्ब नहीं होता है वहां पे सिंपली इज या एम या आर होता है. लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कहना है मैं घर पे हूं, उसमें कोई एक्शन नहीं है, तो यू कैन सिंपली से आई एम एट होम. ओके, मैं टीचर हूं बाय प्रोफेशन, मैं टीचर हूं, तो ऐसा मुझे बताना है तो आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन, उसमें भी एक्शन नहीं है. सो इन शॉर्ट, जब भी सब्जेक्ट का स्टेटस आप दिखाने की कोशिश करते हो, वर्तमान का स्टेटस, प्रेजेंट का स्टेटस, ओके, तो उसमें एक्शन वर्ब नहीं आता है, या तो इज आता है, या एम आता है, या आर आता है. ओके, ही इज माई फ्रेंड, दूसरा एग्जाम्पल. ओके, we are the students of St. Xavier School. हम लोग सेंट जेवियर स्कूल के विद्यार्थी हैं, तो ये भी स्टेटस की बात है. ओके, द चाइल्ड इज इन द गार्डन. थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया मैंने सेंटेंस. द चाइल्ड इज इन द गार्डन, बच्चा जो है वो गार्डन में है, ऐसा उसका स्टेटस है. ठीक है, तो ऐसा कोई भी सब्जेक्ट के स्टेटस को प्रेजेंट टेंस में अगर डिस्क्राइब करना होता है तो उसमें एक्शन वर्ब नहीं आएगा, इज या एम या आर आएगा. और अगर पास्ट का स्टेटस किसी को दिखाना है सब्जेक्ट का, तो उसमें वॉज या वर आएगा. वॉज या वर, उसको वर बोलना है. ठीक है, वेयर नहीं बोलने का. लेकिन पास्ट की बात है, इसलिए उसकी डिटेल में चर्चा हम सिंपल पास्ट टेंस के दौरान हम करेंगे, जो कि हमारे आने वाले लेक्चर में हम उसका स्टडी करेंगे. ओके, सो दैट्स इट फॉर नाउ. द फर्स्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज ओवर. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. एंजॉय योर डे विथ योर फैमिली. बाय बाय.